फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है किसान आंदोलन, हिंसक गिरोह, हिंसक मीडिया और साइबर बटुक। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर तीसरे महीने में दाखिल हो चुका है। और ये किसान आंदोलन हिंदुस्तान के आंदोलन के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसका लक्ष्य सरकार हटाना नहीं है। इस आंदोलन के केंद्र में मोदी सरकार गिराना नहीं है। इसके बावजूद मोदी सरकार की चूलें हिली हुई हैं। हम सब लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन की मांगें क्या हैं। किसान आंदोलन ने जो एक माहौल 6 जून 2020 से पैदा किया है, 6 जून 2020, ये पिछले 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन तो शुरू हुआ है 6 जून से। नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली बॉर्डर के करीब इस आंदोलन के आने के पहले तक इस आंदोलन के एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं करती थी। क्या क्या किया, किस तरह से उत्पीड़ित किया, पंजाब की पूरी जनता को उत्पीड़ित किया, हरियाणा की जनता को किस तरह से परेशान किया, इसके डिटेल्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। अब पिछले 3 दिन से खास तौर पर जो एक फिनोमिना शुरू हुआ है, और वो फिनोमिना रुकेगा नहीं। मैंने अपनी एक बातचीत में पिछले बार आपसे ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, और सरकार के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेटवर्क की ब्यूटी क्या है। नरेंद्र मोदी की सरकार की ब्यूटी क्या है। नरेंद्र मोदी की सरकार को कायदे से संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, संविधान के नियमों का और संविधान के पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए शासन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने ऑर्डर में इस बात को एक नहीं कई बार दर्ज किया है कि किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, और जब तक वे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं उनका आंदोलन वैध है। किसी भी किसान नेता ने, किसी भी किसान कार्यकर्ता ने 6 जून 2020 से लेके आज की डेट तक कोई हिंसा की घटना नहीं की है। नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने का भी लक्ष्य उनका नहीं है। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य यह है कि ये जो 3 जो कृषि विपणन से संबंधित जो कानून बनाए गए, वे कानून हटाए जाएं, वो वापस लिए जाएं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाए। इसके अलावा और भी कई मांगे हैं उनकी, लेकिन उनके मांग पत्र में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी हटाओ और देश बचाओ का स्लोगन नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को हटाना थोड़ी चाहते हैं। इसके बावजूद
इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार के पास इतना धैर्य और नरेंद्र मोदी का जो मीडिया है उसके पास इतना धैर्य नहीं है कि वो इस आंदोलन को, जो कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, उस शांतिपूर्ण आंदोलन को चलने दे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दो चीजें की हैं। उन्हें कायदे से अंडरलाइन किया जाना चाहिए और उन्हें विश्लेषित किया जाना चाहिए। पहली चीज किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ में तरह तरह की अफवाह, झूठी खबरें, फेक खबरें, इनका प्रसारण करके इनको विभिन्न रूपों में संप्रसारित होने दिया है और एक आंदोलन का विकृतीकरण करने की कोशिश की है। दूसरा काम क्या है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जो कि इससे भी ज्यादा जघन्य है, वो ये कि आंदोलन का और आंदोलन के बारे में सत्य को छिपाने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी की सरकार आंदोलन के बारे में, आंदोलन की मांगों के बारे में, आंदोलनकर्ताओं से तमीज के साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तमीज शब्द का मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। लोकतंत्र में नागरिक जो है वो भगवान होता है और लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक हकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं वे और भी ज्यादा पूजनीय होते हैं। उनको हम बड़े सम्मान और इज्जत की नजर से देखते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे जघन्य काम यह किया कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन के नेता हैं, उनके ऊपर उन्होंने झूठे केस लगाए हैं। राजद्रोह तक के मुकदमे, एफआईआर वगैरह, उसके नोटिस, वो सब जारी किए गए। तो दो चीजें, एक तो एक आंदोलन का विकृतीकरण और दूसरा है सत्य को छिपाने की कोशिश। इन दो चीजों के जरिए नरेंद्र मोदी ने पूरी डेमोक्रेसी को एक तरह से अपाहिज बनाने की कोशिश की है। अगर सरकार की तरफ से कोई गलती होती है तो उसे छिपाया जाता है और आंदोलन की तरफ से अगर कोई गलती हो गई तो उसको बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है। आंदोलन के नेताओं ने बाकायदा डिसोन किया है। आंदोलन के नेताओं ने बार बार कहा है कि जो लोग नरेंद्र मोदी सरकार के पिट्ठू की तरह इस आंदोलन में शामिल हुए वे चले जाएं यहां से। अब देखिए दिल लगी, दो गुट तो बैठ गए, पोल खुल रही है ना धीरे धीरे। आंदोलन नहीं बैठा, दो गुट आंदोलन के अंदर जो शामिल थे, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो दोनों गुट बैठ गए। तीसरा गुट जो अमृतसर वाला था, पन्नू वाला गुट, वो पुलिस की कस्टडी में आंदोलन कर रहा था। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस आंदोलन को पहले कोशिश की गई भीतर घात करके नष्ट किया जाए। आंदोलन के लोगों ने बड़ी बुद्धि से और बड़े जिसे कहे कि एकता के साथ में अपने विवेक का परिचय दिया और भीतर घात करके आंदोलन को नष्ट नहीं होने दिया। यह साधारण बात नहीं है। नरेंद्र मोदी इस तरह की टैक्टिक्स अपनाते रहे कि आंदोलन को अंदर घुस के तोड़ा जाए। तो जो लोग अंदर थे उनमें से दो गिरोह निकल गए, तीसरा गिरोह जो है वो लठ लेके निकल लिया, हथियार लेके निकल लिया 26 जनवरी को।
तो तीन तो एक्सपोज हुए इस आंदोलन में। एक यूनाइटेड सही पर्सपेक्टिव में चले आंदोलन की ड्यूटी है कि उसके अंदर कोई घुसपैठ भी करेगा तो वो आइसोलेशन का सामना करेगा। सवाल तो बनता है ना, जो दो ग्रुप भारतीय किसान यूनियन के जिनकी की वफादारी नरेंद्र मोदी के साथ थी, जो बैठ गए, पूछा जाना चाहिए कि क्या मिला जो बैठ गए। और जिस ग्रुप ने हिंसा की, लाल किले पर तोड़फोड़ की, अब कहा जा रहा है कि लाल किले पर बहुत सारी चीजें चली गई, ऐतिहासिक महत्व की चीजें चली गई, चोरी हो गई। अगर ऐतिहासिक महत्व की चीजें पुलिस की व्यवस्था के बावजूद चोरी हुई हैं तो ये तो और भी बड़ा अपराध है। ये किसके खाते में लगेगी बात? किसान आंदोलन के खाते में नहीं। जिन्होंने आंदोलन किया है, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, जिन्होंने लाल किले में जाके उपद्रव किया है, लेकिन किसान नेताओं ने, जो 40 किसान नेता हैं, उन किसान नेताओं ने तो कोई उपद्रव नहीं किया। उन लोगों ने तो एक चींटी भी नहीं मारी। तो जिन नेताओं ने उपद्रव नहीं किया, जो पीसफुली जिन्होंने रैली निकाली, जो नेता कभी भी एक अपशब्द नहीं बोलते, उन नेताओं को आप ऐसे कानूनों में गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं और ऐसे आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं जो कि कहीं एडजस्ट नहीं करते। मसलन एक साधारण सी बात कह रहा हूं मैं आपसे, कहीं कोई लूटपाट की घटना नहीं हुई, अब डकैती, किसी को फिजिकली इंजरी नहीं पहुंची, मारपीट, पुलिस वालों को जो चोट आई, पुलिस वालों को जिन्होंने चुटियल किया, वे थे जो कि नरेंद्र मोदी के गिरोह के लोग थे। और दिल्ली की देखिए, जिन लोगों ने अपराध किया उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही अभी। उन लोगों के खिलाफ में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे नहीं लगाए जा रहे। वैसे अगर मुझसे पूछे तो अगर किसी ने तोड़फोड़ किया तो तोड़फोड़ की धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। अगर किसी ने सामान चुराया है तो चोरी की धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। यह कौन सी पद्धति है भाई कि कोई भी घटना होगी आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देंगे? कानून का शासन है, लोकतंत्र है। ये शासन का मतलब गुंडागर्दी नहीं है। यह सीधे गुंडागर्दी है सरकार की कि आप कुछ भी घटना हो, आप पीसफुल भी प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले 2 दिन से जो विभिन्न बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, गाजीपुर में और दूसरी जगहों पर, जो विभिन्न जगहों पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और पुलिस खड़ी हुई है, इसका मतलब है कि पुलिस बाकायदा संरक्षण देकर आंदोलनकारियों पर हमले कर रही है। यह तो लोकतंत्र का शासन नहीं हुआ। और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा
वो सरकारी गिरोहों के इस अटैक का गवाह है और वह उसे नॉर्मलाइज करके पेश कर रहा है। और एक ऐसी फीलिंग मीडिया के कैंपेन के और कवरेज के जरिए पैदा की जा रही है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार इस आंदोलन को कुचले, इसका दमन करे। यानी एक नया टेस्ट, एक नई अभिरुचि मध्य वर्ग के लोगों में, जो टेलीविजन के को देखते हैं, उनके अंदर पैदा करने की, कल्टीवेट करने की कोशिश की जा रही है कि लोग दमन और हिंसा में आनंद लें। लोग इंतजार कर रहे थे कि किसी भी तरह से गाजीपुर बॉर्डर से किसान एकदम बुलडोज करके हटा दिए जाए। नहीं, यह लोकतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र यह है कि नरेंद्र मोदी खुद एक रैली निकालें। मैं कई बार कह चुका हूं, हम फिर चुनौती देते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद रैली निकालें, आरएसएस के लोग खुद रैली निकालें, घटनास्थल पर नहीं, लाल किले पर निकालें, सरकारी संरक्षण में निकालें। हम देखना चाहते हैं। अगर आपकी राय सही है, आपके कानून के बारे में आपका दृष्टिकोण सही है, तो आप सड़क पर आइए, आंदोलन कीजिए। लेकिन आप आंदोलन नहीं करेंगे, क्यों? कोई तो वजह है। डेमोक्रेसी में सबसे अधिक अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसके बावजूद वो पार्टी जनता में आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं सरकार के हित में ही आंदोलन करे, मैं स्वागत करूंगा उसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, अमित शाह ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी किसान कानूनों के पक्ष में जुलूस नहीं निकालेगा, कोई भी मीटिंग नहीं की जाएगी। क्यों? जाओ ना जनता के बीच में, कन्विंस करो जनता को। आप कन्विंस नहीं करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने बुलडोज करके पार्लियामेंट से जबरदस्ती कानून पास किए, आप उनको देश पर लागू करेंगे। किसान विरोध कर रहे हैं, उनका पूरा हक है विरोध करने का। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो जब तक वे किसान, उनके अंदर शक्ति है, वे विरोध करेंगे इसका। उनका पूरा डेमोक्रेटिक राइट है विरोध करने का। कोशिश क्या हो रही है? कोशिश यह हो रही है कि ये जो पीसफुल आंदोलन है, जो कि बहुत फोकस करके, बहुत ही यूनाइटेड ढंग से विकसित हुआ है, इस आंदोलन को वायलेंस के इवेंट क्रिएट करके, उनकी चेन क्रिएट करके लगातार बदनाम किया जाए। और इस बदनामी के काम में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा खुल के उनकी मदद कर रहा है। पहले यह चीज थोड़ी सी दूर थी, अब दिल्ली में है। पहले छुपके करते थे, अब खुल के करते हैं। वो क्या करते हैं? ये जो नए किस्म के जो हिंसक गिरोह बनाए हैं, खुल के कह रहे हैं। हिंदू सेना के लोगों ने खुल के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग हैं जो हमने ये बॉर्डर पर जाके किसानों के ऊपर हमले किए और हमने प्रतिवाद किया है। तो हिंसक गिरोह कौन बना रहा है? अगर हिंदू सेना से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू सेना के एक्शन को कंडेम क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने कंडेम क्यों नहीं किया? एक्शन लेना तो दूर की बात है, गिरफ्तारी करना भी दूर की बात है। वीडियो जो है उसके देख के मतलब घृणा होती है कि पुलिस को अब टेक ओवर कर लिया गया है। पुलिस अब प्रशासन नहीं संभाल रही, अब प्रशासन गुंडे संभाले हुए हैं। गुंडे तय करेंगे, पुलिस नहीं तय करेगी। किस पर हमला होना है, कैसे हमला होना है, कब हमला होना है, यह गुंडे तय करेंगे। पुलिस खाली मौजूद रहेगी। थानेदार हाथ मिला रहा था,
छी, घिन आती है। संरक्षण किसका है? लोकतंत्र के महान सेनानी नरेंद्र मोदी का, लोकतंत्र के महान स्पोक्समैन अमित शाह का। अमित शाह में गट्स हो तो वो हिंदू सेना के एक्शन को डिसोन करें। आरएसएस के अंदर गट्स हो तो हिंदू सेना के एक्शन को डिसोन करें और कंडेम करें। लोकतंत्र में पीसफुल आंदोलनों पर हमले करने का किसी को अधिकार नहीं है। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये आंदोलन, पहले आपने कोशिश की अंदर से तोड़ने की, पहले आपने कोशिश की तरह तरह से धमकियां देने की, आपने कोशिश की ईडी, सीबीआई, दुनिया भर के तमाम छापे लगवा लिए आपने, आंदोलन नहीं टूटा। आपने तरह तरह का नेकेड गंदा प्रोपेगेंडा किया, तब भी आंदोलन नहीं टूटा। आपने लोगों के ऊपर व्यक्तिगत चरित्र हनन करते हुए आरोप लगाए, आंदोलन नहीं टूटा। गलतफहमी है, यह गलतफहमी है कि गुंडा गिरोहों के जरिए आप आंदोलन तोड़ देंगे। सिर्फ मैं शिक्षा के लिए, ये जो क्रिमिनल गिरोह बनाए हैं ना, ये तमाम किस्म के नामों के जरिए जो काम करते हैं, उनका काम एकमात्र पहला काम और आखिरी काम है वायलेंस करना, नथिंग एल्स। तो वायलेंस के लिए जो आपने गिरोह बनाए हैं, हम पूछना चाहते हैं इन गिरोहों को आपने ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया? किससे, हिंदू सेना ने किससे परमिशन ली जुलूस की? दिल्ली में आप कहीं किसी पर भी कोई भी एक्शन करने के लिए आप परमिशन का एकदम ऊपर से एक दबाव पैदा करते हैं कि परमिशन लो फिर जुलूस निकलेगा। हिंदू सेना के एक्शन को किसने परमिशन दी? गाजीपुर बॉर्डर पर जो एमएलए अपने लोगों को लेकर किसान आंदोलन के खिलाफ में जहर उगलने के लिए गया था, उसको किसने परमिशन दी? हम जानना चाहते हैं उस ऑफिसर का नाम। अगर किसी से परमिशन नहीं मांगी गई और गुंडे सीधे डायरेक्ट एक्शन में उतरे हुए, तो इसका मतलब यह कि यह एक नई चीज है हिंदुस्तान के लिए कि गुंडों ने पुलिस को टेक ओवर कर लिया है। अगर गुंडे पुलिस को टेक ओवर कर लें, गुंडे सीआरपीएफ को टेक ओवर कर लें, केंद्र सरकार को टेक ओवर कर लें, कितना भयानक है ये। ये साधारण चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने दलीय स्वार्थ से बाहर निकलकर देखें, ये कानून रहेंगे और जाएंगे, ये खत्म होंगे, ये तय है। लेकिन गुंडों ने जब एक बार टेक ओवर कर लिया तो आप तय मान लीजिए वो पीएमओ को भी डिक्टेट करेंगे, वो गृह मंत्रालय को डिक्टेट करेंगे। सो प्लीज, लोकतंत्र के लिए आप किसान आंदोलन का विरोध कीजिए, लेकिन गुंडों को आप टेक ओवर मत करने दीजिए। मेरी पहली डिमांड है कि बताया जाए किस ऑफिसर ने हिंदू सेना के लोगों को या बाकी दूसरे बॉर्डर्स पे जो डिमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, वायलेंट हिंसक हमले हुए हैं, उनकी परमिशन किस ऑफिसर ने दी? और परमिशन नहीं दी तो वो कैसे निकले? कानून व्यवस्था का उल्लंघन करें गुंडे, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी, होम मिनिस्टर कोई एक्शन नहीं लेगा उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में जिसके इलाके में, जिसकी मौजूदगी में गुंडों ने पूरे के पूरे इलाके को टेक ओवर कर लिया। कमाल है। गुंडों के सामने समर्पण, यह तो बहुत ही खतरनाक चीज है और बहुत ही बुरी चीज है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का जो सबसे पतन का रूप है वो ये कि नरेंद्र मोदी अब अंबानी अदानी के सामने समर्पित नहीं है, वो गुंडों के सामने अब समर्पण कर चुके हैं। उनकी नाक के नीचे पीएमओ से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर जहां सैकड़ों पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, वहां पुलिसकर्मियों को टेक ओवर करके, ठेल के, किनारे करके गुंडे हमले कर रहे हैं।
पीएम लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं उसका। जानते हैं ये मेथड किसका है? ये जो मेथड जो हिंसक गिरोह अपनाए हुए हैं, ये मेथड वही है जिसको कि एक जमाने में सीआईए ने अपने तमाम किस्म के विध्वंसक गिरोहों के जरिए चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, जनतांत्रिक आंदोलनों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था। वो लैटिन अमेरिका में इस्तेमाल किया और दूसरे देशों में भी इस्तेमाल किया। ये अचानक ये जो एकदम तैयारशुदा माल की तरह जो गुंडे आ रहे हैं, और किस नाम से आ रहे हैं वो लोग? वो नाम अपना दे रहे हैं, बाकायदा प्रेस रिलीज दी है, बाकायदा उनका एक स्टेटमेंट है, हमने फेसबुक पे शेयर किया है उसे। हम जानना चाहते हैं, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदू सेना को परमिशन दी थी? और नहीं दी तो तहकीकात की जानी चाहिए। हिंदू सेना के लोगों ने पुलिस को कैसे टेक ओवर किया? पुलिस खड़ी रही, गुंडे एक्शन में चले गए। यह लोकतंत्र का सबसे जैसे कि बदनुमा हिस्सा है। ये जो 2 दिन से जो घटना घट रही है बॉर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, चीफ जस्टिस देख रहे हैं अपनी आंखों से। क्या ये गुंडे कल टेक ओवर करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमले नहीं करेंगे? क्या ये पीएमओ में हमले नहीं करेंगे ये गुंडे? क्या गारंटी है इसकी? जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर हमले कर सकते हैं गुंडे। वे संविधान को रौंद रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि मुख्य न्यायाधीश संज्ञान लें और भारत सरकार को हिदायत दें कि जिन लोगों ने हिंसा की है एक शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर, उनके खिलाफ में एक्शन लिए जाएं। सारे देश को अमित शाह बताएं कि हिंदू सेना को क्या जुलूस निकालने की परमिशन दी गई थी। अगर उनको जुलूस निकालने की परमिशन दी गई है तो फिर किसानों को रैली निकालने के लिए परमिशन देने में इतनी कई राउंड बैठक दर बैठक हो रही है, गुंडों के लिए कोई बैठक नहीं हो रही है। इसका मतलब यह गुंडों ने पुलिस को एकदम अपने दरकिनार कर दिया और प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया है। अगर गुंडों को प्रशासन ने अपने हाथ में लिया है तो यह केजरीवाल के भी चुनौती है, यह जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। आप खाली पानी पिलाने के लिए नहीं है केजरीवाल जी, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। आप खाली समर्थन देने के लिए नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोगों की यह पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दिल्ली के हर इलाके में चौकसी और निगरानी तेज की जानी चाहिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। सरकार आपकी है, कायदे से होना यह चाहिए कि आपके लोग खड़े हों, वो जाएं, वो आइडेंटिफाई करें उन लोगों को कि बवाना से कौन लोग आए थे। वो जाएं कि दिल्ली के किस बस्ती से लोग आए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी का बेहतरीन नेटवर्क है दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी को हम खाली इसलिए मतलब एक्सक्यूज देके छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी के लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों की यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे लोग किस इलाके के हैं, कौन कौन लोग हैं, वे आइडेंटिफाई किए जाए और उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई जाए। आम आदमी पार्टी की सरकार दर्ज कराए, क्योंकि वे लोग समाज में अशांति पैदा करना चाहते हैं। एक चीज समझने की है, वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो ये वायलेंस के कंटिन्यू इवेंट क्रिएट करने की एक पॉलिसी अडॉप्ट की, आप लोगों को इस बात को एक्सपोज करना होगा।
हरियाणा में कोई चुनौती नहीं है, हरियाणा में कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हरियाणा में जबरदस्ती इंटरनेट बंद कर दिए गए। जिन इलाकों में किसान आंदोलन कर रहे हैं और बैठे हैं, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिए गए। आप लोग लिखिए इसे इंटरनेट पर, आप दबाव पैदा कीजिए। आप लोग जो चुपचाप सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं और लिखते नहीं है, आप को लोग माफ नहीं करेंगे। कायदे से होना यह चाहिए, जब आप एक भी कानून हनन की एक भी घटना देखें, आपको खबर मिले, आपको तुरंत फेसबुक पर लिखना चाहिए, लगातार लिखना चाहिए। हम में से हम लोग एकदम जिसे कहें कि माटी के माधों की तरह बैठे रहते हैं फेसबुक पर। क्राइम सामने हो रहा है और वह वर्चुअल जगत में हो रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं अब फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस की और दूसरे संगठनों की यह जिम्मेदारी है कि वे तमाम फेसबुक पोस्ट लिस्ट आउट करके जो फेक न्यूज की हैं, झूठे आरोपों पर आधारित हैं, जो किसान आंदोलन के खिलाफ गढ़ी गई हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करके फेसबुक के दफ्तर पर बाकायदा मेमोरेंडम जमा किया जाना चाहिए। ट्विटर पर बाकायदा शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिए। आप ट्विटर के खिलाफ में शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे इन लोगों की, आप फेसबुक पर शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे, ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। जरूरत है ये आप हर स्तर पर इंटरवीन करें। हम भी तो देखें कि फेसबुक के लोग, ट्विटर के लोग कैसे अपने रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं करते, लेकिन आप तो शिकायत नहीं करते। कायदे से इसको लिपिबद्ध किया जाना चाहिए और इसकी शिकायतें होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति और मीडिया ने एडॉप्ट की है। वो क्या है? किसान आंदोलन की कुछ मांगे हैं, वो किसान आंदोलन की मांगों को और उसके पूरे परिदृश्य को दिमाग में रख के कभी बात नहीं करते। वे एक घटना विशेष को सेंटर में रख के बात करते हैं और उसको सीमित दायरे में रखते हैं सारी चीजों को। मान लो अगर उन्होंने नेगोशिएशन के लिए बुलाया है तो आप खाली कवरेज किसका होगा? नेगोशिएशन के दिन क्या हुआ, दैट्स ऑल। अब जैसे मारपीट की घटना हुई, हिंसा की घटना हुई, तो खाली कवरेज इस पर सीमित रहेगा। नरेंद्र मोदी की और उनकी जो साथ जुड़ा हुआ मीडिया है, उसकी कोशिश यह है कि इसके व्यापक फलक को, किसान आंदोलन के व्यापक फलक को कभी सामने मत आने दो। किसान आंदोलन के पहले की, किसान आंदोलन के दौरान की और किसान आंदोलन के बाद पैदा हुई परिस्थितियों पर कभी चर्चा मत होने दो। सिर्फ घटना विशेष पर चर्चा होने दो और चीजों को एक नैरो दायरे में, एक सीमित दायरे में, एक संकुचित दायरे में सीमित रखो। और मीडिया और सरकार, इसकी कोशिश यह है कि अगर वायलेंस की कोई घटना घटती भी है तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, व्यक्ति दोषी है। सरकार एकदम दोष मुक्त है। वास्तविकता यह है कि ये जो वायलेंस की घटनाएं घटी, 26 जनवरी को घटी, 26 जनवरी के बाद घटी, ये जो घटनाएं घटी हैं, इनमें सरकार शामिल है। और सरकार शामिल किस तरह से है? सरकार शामिल इस रूप में है कि सरकार ने उस गिरोह को पुलिस के इलाके में बैठ के धरना देने दिया जिस गिरोह ने 26 जनवरी को बवाल किया। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने आदमी भेजे डंडा लेके, नहीं। नरेंद्र मोदी और उनका प्रशासन इस रूप में शामिल है कि वह खड़ा रहा और उन लोगों ने हिंसा की, कल हिंसा की, उसके पहले हिंसा की, वो आगे भी हिंसा कर सकते हैं।
तो मीडिया जिस तरह से कवरेज दे रहा है और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जिस तरह से कैंपेन कर रही है, उनका साइबर सेल जिस तरह से कैंपेन कर रहा है, उसका इंफेसिस इस बात पर है कि अगर कोई वायलेंस हो भी रहा है तो इसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार नहीं है। जी नहीं, दीप सिद्धू अगर कोई घटना करता है तो उसके लिए अकाउंटेबल भारतीय जनता पार्टी है, खाली दीप सिद्धू नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। वो एक व्यक्ति के नाते पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो एक पॉलिटिकल पर्सन के नाते पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी पॉलिटिकल एक समझ भी है। तो ये जो मीडिया जो फोकस करता है, मीडिया ने जो हमारे जहन में उतार दिया है कि अब कोई भी घटना हो तो उस घटना विशेष पर केंद्रित रखो, न किसान आंदोलन के पहले देखो, न किसान आंदोलन के दौरान देखो, न किसान आंदोलन के बाद जो परिदृश्य बना है उसे देखो, सिर्फ उस घटना को देखो और उस पर बात करो। इस दायरे से निकलना चाहिए। तो जो वायलेंस के इवेंट हो रहे हैं उस व्यक्ति तो दोषी हैं ही जो उस इवेंट को कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी दोषी है। क्यों दोषी है? योगी सरकार उसी तरह से दोषी है, क्योंकि यूपी के बॉर्डर पर वो बाकायदा पुलिस के संरक्षण में 2 एमएलए, बीजेपी के एमएलए, उनके नेतृत्व में लोग खड़े थे। मैं एक छोटी सी हाइपोथेसिस आपके सामने रख रहा हूं। क्या नरेंद्र मोदी ये पसंद करेंगे, क्या उसकी परमिशन देंगे कि 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग जाएं कांग्रेस के किसी एमपी के नेतृत्व में और पीएम हाउस में खड़े होकर पीएम को गालियां दें, पीएम को धमकाएं? क्या परमिशन देंगे इसकी? पिछले 70 साल के इतिहास में कभी भी पुलिस को गुंडों ने टेक ओवर नहीं किया, जो कि पिछले 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है। 26 जनवरी से यह काम शुरू हुआ है। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो हमारे लिए एक नया पैकेज लेकर आया है। वो पैकेज क्या है कि अब हमारी जो पुलिस है उसको टेक ओवर गुंडों ने किया हुआ है। अब गुंडे जो कहेंगे पुलिस वही करेगी। बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी जितना जल्दी हो सके इस चीज को डिसोन करें और करेक्ट करें। सरकार दोष मुक्त नहीं होती इससे। लोकल नागरिक प्रोटेस्ट करने आए हैं, यह कह के सरकार दोष मुक्त नहीं होती। कोई लोकल नागरिक नहीं है। लोकल नागरिक को अगर परेशानी है तो लोकल नागरिक को समझाए पुलिस। वो किसानों को समझा रहे हैं आके कि आप उठ जाइए। वाह, जैसे उनको सीधे अमित शाह ने भेजा हो कि समझाओ जाके। आप सिर्फ कल्पना कीजिए, अगर किसान मूड में होते, 100 लोगों को पीटने में कितनी देर लगती है। चूरन बना के रख देते सबको, बॉडियां नहीं मिलती। लेकिन किसान वायलेंस नहीं कर रहे। एक और चीज, जहां लोग हथियारबंद लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जहां लोगों ने लिबरेटेड जोन बनाए हुए हैं हिंदुस्तान में, वहां कभी आपने बीजेपी के किसी भी गुंडा गिरोह को एक्टिव होते देखा है? कहीं नहीं जाते ये लोग। ये सारा बल प्रयोग कहां दिखाई दे रहा है इनका? अरे हमें अच्छा लगता कि अगर हिंदू सेना के लोग उन इलाकों में जाते जिन इलाकों को नक्सलाइटों ने लिबरेट किया हुआ है और जहां पुलिस और अर्धसैन्य बल भी एक्शन लेने में डरते हैं, परेशान रहते हैं। तो वहां तो हमने आपको कभी देखा नहीं। जहां पीसफुल आंदोलन हो रहा है, उस पीसफुल आंदोलन पर हमला करने के लिए हिंदू सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक अन्य चीज है, हिंसा के लिए क्या हिंदू सेना को हम जिम्मेदार ठहराएं? कागज पर वही संगठन है, जो उसके सेक्रेटरी ने बयान भी दिया है।
लेकिन सरकार की निष्क्रियता इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सरकार की मिली भगत एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये सरकार की निष्क्रियता पर कि पीसफुल आंदोलन पर लोग हमले कर रहे हैं आके, मीडिया भी निष्क्रिय है और कोर्ट भी निष्क्रिय है, कोई संज्ञान नहीं लेगा। आप ये जान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, किसान आंदोलन के नेता हिंदुस्तान के देवता हैं। आप इनका सम्मान नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो आप तय मानिए ये गुंडे जो आज किसानों पर हमले कर रहे हैं, ये गुंडे कल सुप्रीम कोर्ट पर हमले करेंगे और ये पीएमओ पर भी हमले करेंगे। और फिर आपको कोई रक्षा आपकी नहीं कर पाएगा। एक और चीज, और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जिसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि नरेंद्र मोदी की पद्धति है कि वायलेंस को एक मेथड के तौर पर, स्थायी मेथड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और वो इस टेस्ट में पास हो चुके हैं। तो गुजरात के में जो वायलेंस हुआ, जिसमें कि बड़े पैमाने पर लोग गुजरात के दंगों में मारे गए, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस समय। गुजरात के दंगों ने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक स्थायित्व को सुनिश्चित बनाया। ठीक वैसे ही जैसे 47 में जब भारत विभाजन हुआ और दंगे हुए, तो उस समय जो भारत विभाजन की जो हिंसा थी, उसने कांग्रेस के स्थायित्व को सुनिश्चित बनाया। हम ये चीज अंडरस्टिमेट न करें कि ये वायलेंस, इसका जो मेथड, एक इवेंट की तरह लगातार इसका प्रयोग जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसका एकमात्र पर्पज है अपनी सत्ता को स्थायी बनाना। जैसा कि मैंने शुरू में अनुरोध किया कि किसान आंदोलन का लक्ष्य नरेंद्र मोदी की सरकार गिराना नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मॉडल पर कायम है। क्योंकि होता क्या है कि ये जब भी वायलेंस की घटनाएं घटती हैं, तो लगातार फिर सद्भाव के और भाईचारे के बिगुल बजने लगते हैं। कांग्रेस ने 40-45 साल शासन किया, एक छत्र राज्य किया, सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर। नरेंद्र मोदी अभी विकास के नाम पर जो वायलेंस कर रहे हैं, इसके नाम पर वो अपने को स्थायित्व देने में लगे हुए हैं। हिंसा वो चाहे नरेंद्र मोदी करें, चाहे वो कम्युनिस्ट करें, चाहे वो कांग्रेस ही करें, हिंसा किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चाहे वो माओवादी करें। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। किसान आंदोलन ने इस बात को बाकायदा प्रूफ किया है कि बिना हिंसा के आंदोलन हो सकता है और शानदार आंदोलन हो सकता है। तो हमें तो किसान आंदोलन को बिल्कुल हाथों हाथ लेना चाहिए, उसका खुल के समर्थन करना चाहिए कि पहली बार ऐसी लीडरशिप सामने आई है, किसानों में एक ऐसी फौलादी एकता सामने आई है कि उसने हिंदुस्तान की जनता को एक नया राजनीतिक अनुभव दिया है। लोकतंत्र कब अच्छा लगता है? आंदोलन हो, भाषण हो, तरह तरह की राजनीतिक बहसें हो, लोकतंत्र ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा जिसे कहे कि जीवंत लगता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लोकतंत्र एकदम बधिया कर दिया जाए और सिर्फ उनकी आरती उतारी जाए और उनकी पूजा की जाए और सारी जनता को निष्क्रिय कर दिया जाए। किसान आंदोलन ने इस मिथ को, जो नरेंद्र मोदी ने 6 साल में गढ़ा था, इस मिथ को एकदम चूर चूर करके फेंक दिया है। नरेंद्र मोदी को यह चीज समझनी होगी, हिंसा के जरिए प्रशासन को स्थायी करने की जो राजनीति वो खेल रहे हैं, जब मेरा जैसा लेमैन इस बात को समझ सकता है तो दूसरे लोग भी समझ सकते हैं।
आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप हिंसा को देखकर कभी भी उसे ललचाई नजरों से न देखें कि होना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ किसानों को मारा गया, बहुत अच्छा हुआ उनके टेंट उखाड़ दिए गए, बहुत अच्छा हुआ पुलिस ने हमले किए। कभी भी यह भावना अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि यह राक्षस भावना है। आप एक बार राक्षस बनेंगे तो आप तय मानिए आप रोज राक्षस बनेंगे। तो यह लड़ाई अंदर भी है, क्योंकि हम सबके अंदर एक राक्षस को जगाने की कोशिश हो रही है। हम सबके अंदर एक सुगबुगाहट पैदा की जा रही है। एक पीसफुल आंदोलन के दमन की सुगबुगाहट पैदा की जा रही है। इसको सचेत रूप से काउंटर कीजिए। आप कल्पना कीजिए, जिस समय गाजीपुर बॉर्डर पर घटना घट रही थी, सारे लोग एकदम हताश थे फेसबुक पर, हमारे दोस्त। मैं नहीं था। मैं किसान आंदोलन में गया नहीं हूं कभी भी, मैं दूर ही रहता हूं। मैं मेरे पास समय ही नहीं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है उतनी। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, जो लोग डिजिटल में एक्टिव हैं, जिम्मेदारी बनती है कि हम बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में आशा का संचार करें। नरेंद्र मोदी चाहते हैं निराशा पैदा की जाए। ये जो वायलेंस की घटनाएं हैं, जो इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, ये हमारे अंदर निराशा पैदा करती हैं और बार बार ये एक भावना पैदा करती है, अब सरकार जितना दे रही है उतना ले लो और उठो, जाओ घर जाओ। नहीं जाते लोग, वो नहीं समझौता करना चाहते, वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी शक्ति है, आप उनका समर्थन कीजिए। प्रेरणा लीजिए, प्रेरणा लीजिए कि राकेश टिकैत के उस विजुअल को देखकर जो वायरल हुआ था, जिसमें उसने रोते हुए अपील की थी, उसने उन तमाम किसानों को जगा दिया जो कि राकेश टिकैत को जानते थे। उन तमाम लोगों को उसने उत्प्रेरित किया, किसानों को, कि लौटो, मोर्चे पर लौटो। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि यह वायलेंस की घटनाएं जब घटें तो आप आंदोलन के प्रति आशा भरी नजरों से देखना बंद कर दें और अब आप आंदोलन को दमन की दृष्टि से देखें कि आंदोलन का दमन कब होता है। नरेंद्र मोदी क्या दमन नहीं कर सकते? अरे नरेंद्र मोदी दमन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दमन नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के पास में 6-7 लाख की पूरी आर्मी है, पूरा सैन्य बल है, अर्ध सैन्य बल है, पुलिस है, हजारों गुंडे हैं जो कि दिल्ली में हैं इस समय। नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं कर सकते। दमन तो वो कर सकते हैं, लेकिन जनता की एकता और किसानों की एकता को तोड़ नहीं सकते। और जनता और किसानों की एकता बहुत बड़ी ताकत है। मेरे अभी तक के राजनीतिक अनुभव में कभी नहीं हुआ कि पुलिस हस्तक्षेप करने आई हो और किसानों के लिए जत्थे पर जत्थे गांवों से चले आए हो। मैंने कभी नहीं देखा ये। सो प्लीज, किसानों की जो इस मित्रता है, किसानों का जो मोबिलाइजेशन है, किसानों का जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति और विश्वास है, इसका सम्मान कीजिए। हमने लोकतंत्र में एक ईर्ष्यालु व्यक्ति पैदा किया है। नरेंद्र मोदी बहुत बौनी चीज है, बहुत बौने नेता हैं। नरेंद्र मोदी में क्षमता नहीं है। हम चैलेंज देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ट्रैक्टर रैली कर ले दिल्ली में, क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी आगे आगे होंगे किसानों के कानून के समर्थन में और वो ट्रैक्टर रैली करें, पूरे देश से बुलवाएं, अंबानी अदानी से कहें कि वो 1 लाख ट्रैक्टर सप्लाई दें, क्या दिक्कत है? हम भी तो देखें। नरेंद्र मोदी 5,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते अपने कानूनों के पक्ष में। नरेंद्र मोदी के गुर्गे इकट्ठे नहीं कर सकते। हजारों किसान जब प्रतिवाद कर रहे हैं तो उस प्रतिवाद को विकृत करने की कोशिश की जा रही है, उसके सत्य को छिपाने की कोशिश की जा रही है और हमसे कहा जा रहा है कि
हम ये सब राष्ट्र हित में कर रहे हैं? जी नहीं। एक और चीज है, ये जो हिंसक गिरोह काम कर रहे हैं नीचे, ये हिंसक गिरोह अकेले काम नहीं कर रहे। प्लीज, इन हिंसक गिरोहों को मदद है कारपोरेट हाउसेस की। इन हिंसक गिरोहों को मदद है अंबानी और अदानी की, क्योंकि उनका मीडिया इन हिंसक गिरोहों को ग्लोरीफाई करता रहता है, इनका महिमा मंडन करता रहता है, इनके प्रति घृणा पैदा नहीं करता। आप एक भी कोई भी चैनल उठाइए, आपको हिंदू सेना के खिलाफ में एक 5 सेकंड की बाइट नहीं मिलेगी जो नफरत पैदा करे उसके प्रति। जो हिंसक गुंडे गिरोह हैं उनके प्रति नफरत पैदा करे, ऐसी कोई बाइट नहीं मिलेगी, कोई कवरेज नहीं मिलेगा। एक पक्ष तो वह है कि इसको सरकार का संरक्षण है, लेकिन इसका सरकार का संरक्षण नहीं है, खाली इन गुंडे गिरोहों को सीधे सीधे कारपोरेट हाउसेस का संरक्षण है। कारपोरेट हाउस के संरक्षण के बिना मीडिया का संरक्षण नहीं मिलता। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें हम लोग। आज अंबानी अदानी संरक्षण वापस ले लें तो यही मीडिया नरेंद्र मोदी को खाने के दौड़ेगा, और जो एंकर अभी नरेंद्र मोदी के लठैत की तरह व्यवहार करते हैं वही नरेंद्र मोदी पर हमले करते नजर आएंगे आपको। तो ये जो लोग जो नीचे वायलेंस करते हुए जो गिरोह दिखाई दे रहे हैं आरएसएस के साथ में, ये कहने के लिए उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए नहीं भी हो सकते हैं, अलग से हो सकते हैं, लेकिन एक बात अनडिस्प्यूटेड है कि कारपोरेट हाउसेस की इन गिरोहों को खुली मदद है। और कौन सी चीज है? किसान आंदोलन के खिलाफ में गहरी नफरत। इस नफरत को मीडिया भी कल्टीवेट कर रहा है, और इस नफरत को ये गुंडे गिरोह भी कल्टीवेट कर रहे हैं, और इस नफरत को साइबर सेल के जो लोग हैं वो भी कल्टीवेट कर रहे हैं। और ये नफरत, किसान आंदोलन के प्रति नफरत पैदा करके ये उन्माद पैदा करना चाहते हैं। और इस उन्माद को वो 2 तरीके से कर रहे हैं। एक तो ये नीचे जो उनके एक्शन हो रहे हैं वो, प्लस ये इंटरनेट का दबाव, इंटरनेट बंद करो, इंटरनेट सेवाएं डिस्टर्ब करो। मेरे ख्याल में आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर के संदर्भ में क्या जजमेंट दिया था। एक ही जजमेंट दिया था, एक ही ऑर्डर दिया था कि इंटरनेट हिंदुस्तान के नागरिकों का फंडामेंटल राइट है, इंटरनेट को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन गुंडों को सुविधा देने के लिए इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। कानून और व्यवस्था का खतरा किसान आंदोलन से नहीं है। वे मीडिया में खबरें छपने से रोक रहे हैं, वे इंटरनेट पर प्रसारण से रोक रहे हैं, वे मीडिया में टेलीविजन में कवरेज से रोक रहे हैं। ये व्यापारिक घरानों के मदद के बिना संभव नहीं है। इसलिए जब हम इस पूरे के पूरे इवेंट को, जो कि 26 जनवरी और 26 जनवरी के बाद में पैदा हुआ है, उसे हम देखते हैं, तो उसमें मैं एक चीज बहुत विनम्रता से अंडरलाइन करके आपके जेहन में पेश करना चाहता हूं, आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये कि ये जो गिरोह हैं ये कारपोरेट हाउसेस से फंडेड गिरोह हैं। सब लोग जानते हैं साइबर सेल का खर्चा कहां से आता है। सब लोग जानते हैं कि नीचे जो गुंडे काम कर रहे हैं उनके लिए पैसा कहां से आता है। आवरण क्या है और नाम क्या है? लोकल, है ना। किसान लोकल नहीं है, वो तो ग्लोबल हो गया है। हजारों किसान अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे।
मीडिया को 50 लड़के, 60 लड़के, 100 लड़के जो ईंट पत्थर चलाते हुए आए वो दिखाई दे रहे हैं, उसका हैवी कवरेज है। कभी किसानों के भाषण भी कवरेज के तौर पर टेलीविजन चैनल दिखाता तो अच्छा लगता। तो आप कौन सी चीज पेश कर रहे हैं लोगों के दिमाग में? एक नैरो एंगल में किसान आंदोलन की बृहत्तर मांगों को, किसान आंदोलन के बृहत्तर फलक को लोगों की चेतना से ओझल करो और सिर्फ क्रिमिनल और क्रिमिनल एक्ट उसका ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुतिकरण करो और उस पर जोड़ दो, तो लोगों के दिमाग में क्या जाएगी? किसान आंदोलन से तो वायलेंस हो रहा है। मध्य वर्ग की इस तरह से किसान आंदोलन के खिलाफ में राय बनाने की कोशिश की जा रही है। और एक बात और कही जा रही है, किसान दिग्भ्रमित हो गया है। खाली नरेंद्र मोदी दिग्भ्रमित नहीं हुए, नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ ली कि संविधान का पालन करेंगे, लेकिन अब संविधान को गुंडे टेक ओवर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह नहीं। कौन मोर्चा ले रहा है इन गुंडों से? हिंदुस्तान के किसान मोर्चा ले रहे हैं। संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान के किसान कर रहे हैं। जिम्मेदारी थी सरकार की कि वह गुंडों से संविधान की रक्षा करे, लेकिन सरकार तो गुंडों ने दरकिनार कर दी। आखिरी चीज, एक और चीज है, वो बहुत ही मतलब जरूरी है, आप लोग जानते हैं लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के उसे रखना चाहता हूं। वो ये कि नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान की और नरेंद्र मोदी का जो पूरा सिस्टम है उसके प्रचार अभियान की ब्यूटी है कि वह हमेशा प्रोपेगेंडा एकदम सफेद झूठ से शुरू करते हैं। और ये सफेद झूठ क्या है कि ये जो 3 किसान कानून बनाए ये राष्ट्र हित के लिए और विकास के लिए बेहद जरूरी है और किसानों की संपत्ति को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता। किसानों की संपत्ति, किसानों के हितों की रक्षा किसी भी स्तर पर इन कानूनों से नहीं होती। इस झूठ के इर्द गिर्द ही सारी कहानियां रची गई हैं। कभी किसने कहा, कभी शरद पवार ने कहा, कभी मनमोहन सिंह ने कहा, कभी उसने कहा, कभी इसने कहा। हम तो इन्होंने जो कहा हम वही कह रहे हैं। जी नहीं, किसानों के यहां अगर कोई दुर्घटना घटती तो ये किसानों को बिल्कुल लांछित करते, लेकिन जो गुंडे गिरोह हिंसक वायलेंस कर रहे हैं उनको ये बाकायदा हिंसक के तौर पर चिन्हित नहीं कर रहे हो, कह नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? लोकल। जो वायलेंस कर रहा है उसका नाम है क्या? लोकल। हिंसक नहीं। हिंसक में और लोकल में फर्क होता है। अरे अगर लोकल को परेशानी है तो जाएं, वो नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर जुलूस लेकर जाएं और कहें कि साहब आप इन किसानों को उठवाइए। हम भी तो देखें कितनी ताकत है लोकल में, और नरेंद्र मोदी में कितनी इच्छा है कि इन लोकल का वो सम्मान और स्वागत करेंगे इनके जुलूस का। किसान देश नहीं चला रहे, किसान खाली आंदोलन कर रहे हैं। देश चला रहे हैं नरेंद्र मोदी। लोग नरेंद्र मोदी से डिमांड करने नहीं जा रहे। क्रिमिनल्स जो है वे नरेंद्र मोदी से डिमांड, या लोकल उनके भाषा में कहें तो लोकल जो है वो नरेंद्र मोदी से डिमांड करने नहीं जा रहे, वो किसानों से डिमांड करने जा रहे हैं, जैसे किसान जो है वो देश चला रहे हो। गलत। तो नरेंद्र मोदी का जो पूरा मॉडल है उस मॉडल को समझने की जरूरत है। वो मॉडल क्या है? वो सफेद झूठ और उसके इर्द गिर्द कहानियों से घिरा हुआ है। और ये जो सफेद झूठ है वो सफेद झूठ अनेक तरह से है।
वो पाकिस्तान के बारे में झूठ बोला, चीन के बारे में झूठ बोला, कम्युनिस्टों के बारे में झूठ बोला, कांग्रेस के बारे में झूठ बोला। मतलब झूठ की कोई सीमा नहीं है, अनंत। या नरेंद्र मोदी की बात मान लेते हैं हम कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो बोला सच बोला, ठीक। चीन के बारे में जो बोला सच बोला, कांग्रेस के बारे में जो बोला सच बोला। ये जो उनके जो लघुए भगुए हैं, जो साइबर बटोक हैं, जो फेसबुक सोशल मीडिया इन सब पे एक्टिव रहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हिंसक गिरोहों के बारे में ये सच क्यों नहीं बोलते। कांग्रेस के बारे में सच जानते हो, पाकिस्तान के बारे में सच जानते हो, कम्युनिस्टों के बारे में सच जानते हो, लेकिन जो वायलेंस कर रहे हैं उनके बारे में सच नहीं जानते। ये कैसे हो सकता है? अगर नरेंद्र मोदी को सच बोलने की इतनी ही आदत है, जो कि एक्चुअल में नहीं है, तो नरेंद्र मोदी खाली एक प्रेस स्टेटमेंट दे दें कि ये जो हिंसा करने वाले लोग हैं ये कौन लोग हैं, किस संगठन से हैं। नरेंद्र मोदी उनको कंडेम करते हैं कि नहीं करते? नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करके केस दर्ज करते हैं कि नहीं करते? लेकिन नरेंद्र मोदी ये काम नहीं करें क्योंकि उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका सत्य कांग्रेस के बारे में सत्य होता तो वे हिंसकों के बारे में भी सत्य बोलते। उनका सत्य अगर चीन के बारे में सत्य होता तो वो इन हिंसक गिरोहों के बारे में भी सत्य बोलते। सो नरेंद्र मोदी की पूरी स्ट्रेटजी, उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा, उनके साइबर समूह का जो प्रोपेगेंडा, वे जो लोग लगातार लिखते रहते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कचरा फेंकना होता है। वो लोग कचरा फेंकते हैं रोड पर, तो वो लोग कचरा फेंकते रहते हैं सोशल मीडिया में। और क्या करते हैं वो लोग? वो सत्य को छिपाने का काम करते हैं। अंत में डेमोक्रेसी के लिए असहमति के परिप्रेक्ष्य की बेहद जरूरत है। जिनको नरेंद्र मोदी के साथ सहमत होना है वे सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी और उनके बनाए कानूनों के खिलाफ असहमत हैं, उन असहमतों को अपनी बात रखने की, अपना आंदोलन करने की, अपना प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र असहमतों के बिना नहीं चलता। लोकतंत्र में असहमति भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी सहमति। यही वह जगह है जहां से कि एक ऑल्टरनेटिव मीडिया, ऑल्टरनेटिव आउटलुक, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, इन सब की शुरुआत होती है। हम लोगों की कोशिश यह होनी चाहिए कि हम असहमति को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करें। मैं हिंदू सेना के लोगों की असहमति को भी इंकरेज करने के लिए तैयार हूं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। शर्त सिर्फ इतनी है कि जनतांत्रिक आंदोलन करने वालों को सम्मान की नजर से देखा जाए। जनतांत्रिक आंदोलन करने वाले लोग हिंदुस्तान के देवता हैं। वो 33 करोड़ देवता होते थे ना ये 33 करोड़ देवता हैं जिनकी हिंदू पूजा करते थे। ये वही हिंदू हैं। ये वही लोग हैं जो कि भिन्न सत्य को हमारे सामने सामने ला रहे हैं। किसान कानूनों का एक भिन्न सत्य है जिसको कि ये किसान आंदोलन व्यक्त कर रहा है। एक सत्य वह है जो कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, दूसरा सत्य वह है जो कि एकदम अलग है जिसको किसान कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात के प्रति तो आपका सम्मान है और किसानों की बात के प्रति सम्मान नहीं है, यह कैसे हो सकता है? यह कैसा शिक्षित वर्ग है? यह कैसा मीडिया है जो असहमति और भिन्नता को और भिन्न सत्य को वह रिकॉग्नाइज ही ना करे? नरेंद्र मोदी अर्ध सत्य पर विश्वास कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी निर्मित सत्य पर विश्वास कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी संदर्भ के बाहर जाकर जो निर्मित सत्य है उस पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किसानों के साक्षात सत्य पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है।
और यही हाल उस मीडिया का है जो नरेंद्र मोदी के प्रचार में लगा हुआ है। और एक चीज बहुत खराब है लेकिन कहना जरूरी है, लोकतंत्र में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है यह शिक्षित वर्ग। जो लोग सोचते हैं ना कि शिक्षा से लोकतंत्र का विकास होगा, लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा, यह गलतफहमी है। शिक्षित लोग सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें हम लोग एमए पास, बीए पास, लॉ पास, पीएचडी, डॉक्टर, वकील, ये तमाम किस्म के शिक्षित लोग कहते हैं। ये सबसे ज्यादा दबाव में रहते हैं और असुरक्षित रहते हैं शिक्षित लोग, क्योंकि वे सभी किस्म की सूचनाएं हजम करते हैं, उनके अंदर विवेक तो होता नहीं है, तो वे मजबूर होते हैं सत्ता की भाषा में बोलने के लिए। और यही वजह है कि मीडिया के प्रचार का सबसे ज्यादा बड़ा कंज्यूमर कौन है? वो शिक्षित वर्ग। तो लोकतंत्र के लिए जो शिक्षित समाज है और शिक्षा है, ये बहुत ज्यादा मदद नहीं करती, क्योंकि जो शिक्षित वर्ग है वो हमेशा अपने अधिकचरे ज्ञान के आधार पर सरेंडर करता रहता है, मैनिपुलेट होता रहता है। और दबाव में आके वो हिंसा की भाषा भी बोलने लगता है। लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, एक्शन होना चाहिए, किसान आंदोलन को उखाड़ फेंको, पुलिस को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा हिंसा की भाषा कौन बोलते हैं? जो शिक्षित लोग हैं। किसानों में एक बड़ा सेक्शन है जो अशिक्षित है, जो कि मोर्चे पर डटा हुआ है, लेकिन उसके पास में हिंसा की भाषा नहीं है, वो प्रेम की और सद्भाव की भाषा में बात कर रहा है। तो ये शिक्षित और शिक्षा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें, क्योंकि ये जो शिक्षित आदमी है ये मानता है कि वह प्रोपेगेंडा से ऊपर है, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा का असर नहीं होता, जबकि वास्तविकता यह है कि वो प्रोपेगेंडा का टूल होता है, उपकरण होता है। और यही वजह है कि वे सबसे पहले प्रोपेगेंडा की चपेट में आते हैं। किसानों के ऊपर प्रोपेगेंडा का उतना जल्दी असर नहीं होता। और अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, ये जो पूरा का पूरा मामला नैतिक अनैतिक के पैराडाइम पर ले जाके नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया है। किसान आंदोलन में नैतिक अनैतिकता के आधार पर कोई बात नहीं हो रही, लेकिन नरेंद्र मोदी हर चीज को मॉरलिटी की ग्राउंड पर टेस्ट करने के लिए जोर दे रहे हैं। मीडिया मॉरलिटी की ग्राउंड पर टेस्ट करने के लिए जोर दे रहा है। क्या लाल किले पर झंडा फहराना नैतिक है? क्या है ये क्या बकवास है? अरे लाल किले में तो लोग पेशाब करते हैं। आपने लाल किले में बाथरूम बनाए हुए, लेटरिन बनाई हुई है। आपको लाल किले में पेशाब करते हुए लोग नैतिक अनैतिक के तौर पर दिखाई नहीं देते? वहां आपको राइट दिखाई देता है कि नहीं, ये स्वच्छता के लिए जरूरी है कि यहां बाथरूम बनाया जाए, पेशाब घर बनाया जाए। और आज लाल किला इतना ही पवित्र है तो आपने पेशाब घर क्यों बनाया हुआ? राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्र की धरोहर है, लेकिन राष्ट्रीय स्मारकों पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जे, सबसे ज्यादा अवहेलना किन्होंने की है? देखिए उठा के। आपकी राष्ट्रीय स्मारक को लेकर कोई मोहब्बत नहीं है। बाबरी मस्जिद राष्ट्रीय स्मारक था, आपने मिट्टी में मिला दिया उसे। मेरी मत मानिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पे जो लिखा है उसे पढ़िए। हमारे यहां राष्ट्रीय स्मारक का सम्मान कैसे किया जाता है, यह बात आरएसएस के लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। वे सारे मसले को नैतिक अनैतिक के प्रश्न पर ले जाके खड़ा करना चाहते हैं। तो किसान आंदोलन को या किसी भी जन आंदोलन को नैतिक अनैतिक के ग्राउंड पर नहीं, उसकी राजनीतिक मांगों
के आधार पर देखा जाना चाहिए, उसके राजनीतिक नजरिए के आधार पर देखा जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की तो इसमें दिलचस्पी नहीं है, मीडिया की इसमें दिलचस्पी नहीं है। वो तो इसे मॉरल इशू बनाना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं मॉरलिटी के इशू को कि अगर एक झंडा फहराना, वो किसी का भी झंडा हो, वो तो खैर गुरुद्वारे का झंडा था, अगर उससे लाल किला अपवित्र हो गया तो क्या लाल किले से आप पेशाब घर हटाने के लिए तैयार है? क्या लाल किले में पेशाब करना नैतिक है? जी नहीं। आप लाल किले में थूक सकते हैं, आप लाल किले में आइसक्रीम खा सकते हैं, आप लाल किले में नमकीन खा सकते हैं, आप लाल किले में इश्क कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने से भूल हुई है आप उसे रेक्टिफाई करें, आप उसे विनोवर करें, आप समझाएं। लेकिन आप इसके ऊपर राष्ट्रोन्माद पैदा करना चाहते हैं, और वो भी मॉरलिटी की ग्राउंड पर। बाबरी मस्जिद राष्ट्रीय स्मारक थी, एंशिएंट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आती थी। आपने उसे बुलडोज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उसे। प्रमाण की जरूरत नहीं है इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि वो बिल्डिंग गिराई गई। तो राष्ट्रीय स्मारकों को लेकर आपके प्रेम को देखकर तो अंदर से घृणा होती है कि पाखंड है ये। अगर राष्ट्रीय स्मारक को लेकर ऐसी ही श्रद्धा थी तो निजी क्षेत्र को क्यों दिया गया लाल किले को? आज लाल किले को देंगे, कल आप पार्लियामेंट को देंगे मेंटेनेंस के लिए, परसों राष्ट्रपति भवन को देंगे। जब आप किसी प्राइवेट फर्म को लाल किले को हैंडओवर कर रहे थे तब आपको समझ में नहीं आया कि यह नैतिक है या अनैतिक है? नरेंद्र मोदी की सरकार लाल किले की देखभाल नहीं कर सकती, उसके लिए एक कारपोरेट हाउस चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार पुलिस के जरिए लाल किले को प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकती, उसके लिए उसे बहाने चाहिए। सो प्लीज, नैतिक अनैतिक के आधार पर इस आंदोलन का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। किसानों ने नैतिकता के श्रेष्ठतम मानदंडों का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अदर्स की, अन्य की बातों का सम्मान किया है। उन्होंने कभी खराब करके नहीं बोला। उन्हें सरकार के खिलाफ भी खराब करके नहीं बोला, कभी भी कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं बोली। किसी भी किसान नेता ने ऐसा भाषण नहीं दिया। 160 लोग मर गए लेकिन आपकी नैतिकता नहीं जगी, शर्म आनी चाहिए। 160 लोग मर गए, किसी के भी घर अमित शाह नहीं गए, आपकी नैतिकता नहीं जगी। सो प्लीज, नैतिकता के आधार पर किसान आंदोलन का मूल्यांकन न करें। नैतिकता का पाठ आप नरेंद्र मोदी और उनके दल से नहीं सीख सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके दल का हाथ सब लोग जानते हैं। बाबरी मस्जिद जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट था वो गिराया गया। मॉरलिटी की बात न करें। जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हिंसक गिरोहों को आइसोलेट किया जाए, वे पुलिस को टेक ओवर न करें, पुलिस अपने काम को पहचाने और अपने प्रोफेशनल दायित्व का निर्वाह करे। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले कि जो पीसफुल मूवमेंट चल रहा है उस पीसफुल मूवमेंट के लिए सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि पानी की व्यवस्था करे, लैट्रिन की व्यवस्था करे, वहां बहुत सारी और जो न्यूनतम जरूरत की चीजें हैं
नागरिक सुविधाएं उनकी व्यवस्था करे। आंदोलन करना लोकतंत्र में अपराध नहीं है। नरेंद्र मोदी आंदोलन करने को, जनतांत्रिक आंदोलन को अपराध की कैटेगरी में डालना चाहते हैं कि नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो क्राइम है। ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं वे अपने फंडामेंटल राइट्स का, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, संविधान को समृद्ध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को संविधान ने जो दायित्व दिया है, जो ड्यूटी दी है, नरेंद्र मोदी उस ड्यूटी का अब तक पालन करने में सफल रहे हैं। मेरी अंत में डिमांड है कि जिन लोगों ने पिछले 3 दिनों में हमले किए हैं, उनके जुलूस कैसे किसानों के टैंक तक पहुंचे, किसकी परमिशन से पहुंचे, और अगर वे टेक ओवर कर चुके हैं पुलिस को, तो यह हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे बदनुमा दिन है। फिर लोग अब नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं जानेंगे, फिर तो गुंडों की ताकत जानेंगे। प्लीज, हम नरेंद्र मोदी की ताकत को जानते हैं। हम नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी अपने को गुंडों के मातहत बनाएं। यह सरकार गुंडों के मातहत चलेगी नहीं। आप निगोशिएट नहीं कर सकते, मत कीजिए। किसान आंदोलन करेंगे। आप किसानों की बात नहीं मानते, मत मानिए। किसान आंदोलन करेंगे और वे आपको मजबूर करेंगे। आप तो चीज कौन है? बड़े बड़े लोग झुके हैं, बड़े बड़े लोग। आप तो कोई ताकत नहीं है आपकी। तो आपकी तो स्थिति इतनी बदतर है कि आप अब घुस नहीं सकते मोहल्लों में। जहां से किसान निकल रहा है, जहां किसान एक्टिव हो गया है, उस इलाके में बीजेपी के लोग घुस नहीं सकते। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि किसान जो है वो कस्टोडियन है, संरक्षक है इस संविधान का और लोकतंत्र का। भाजपा ने यह संरक्षण की जिम्मेदारी जो उस कंधे पर डाली गई थी, उस जिम्मेदारी के साथ में भीतर घात किया है। हम सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि भाजपा को एक्सपोज करें। हम ये अपने अंदर जो एक, जिसे कहें कि एक बैड फीलिंग जो पैदा कर रहे हैं कि आंदोलन का दमन होना चाहिए, ये बैड फीलिंग निकाल दें। हमें आंदोलन के प्रति गर्मा और गौरव की दृष्टि से देखना चाहिए, सम्मान के भाव के साथ देखना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसान आंदोलन 33 करोड़ देवताओं का आंदोलन है, और किसान आंदोलन के नेता हमारे देश के लोकतंत्र के देवता हैं। और आप तय मान लीजिए, देवताओं की सत्ता को गुंडे चुनौती नहीं दे सकते, एकदम नहीं दे सकते। चाहे उनके हाथ में जो भी हथियार हो, वो गुंडे चुनौती नहीं दे सकते। ऐसे लोगों का बार बार जनता में अपने तरीके से प्रतिकार किया गया है और प्रतिकार किया जाएगा। जरूरत इस बात की है कि हम लोग जो सोशल मीडिया में रहते हैं, वे लोग अपनी गतिविधियां बढ़ाएं, किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हों, ज्यादा से ज्यादा लिखें, ज्यादा से ज्यादा बोलें और ज्यादा से ज्यादा सच का प्रचार करें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।